हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ क्लास 10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तक के क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे बताऊँगा कि ये 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर के आते हैं, फिर इसके बाद 2 नंबर के इससे थोड़े से बड़े, और 3 नंबर के इससे बड़े, और 4 नंबर के और इससे बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि वाई आर कापर वायर यूज़ एज अ कनेक्टिंग वायर। बोला है कि कापर वायर को हम कनेक्टिंग वायर के रूप में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि आपके घर में या कहीं भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी होती है, ठीक है, वहाँ पे हम कापर वायर का यूज़ करते हैं। अपने घर में देखा होगा वायरिंग हुई है तो उसमें कापर वायर का यूज़ करते, बोलते हैं मिस्त्री की आप कापर वायर लाइए, वो अच्छा वायर होता है। चाहते तो आप एल्युमिनियम वायर भी लगा सकते थे। देखिए कापर वायर क्यों लगाते हैं। देखिए कापर वायर में क्या होता है कि उसकी जो रजिस्टिविटी होती है, यानी कि रजिस्टिव R बराबर रोयल बाई ए होता है। जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। रजिस्टिविटी जब कम होगी यानी कि रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, ये है, जब रजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो जाएगी उससे हीट जनरेट नहीं होगी, ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होगी, जिससे कि वायर के जलने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉपर वायर का। इससे अच्छा अगर है तो वो आपका सिल्वर है। सिल्वर में जो रजिस्टिविटी होती है और भी कम होती है, वो तो और अच्छा होता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है, इस वजह से हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखा है आंसर है द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आप लिख लेंगे कि उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, या प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इस वजह से इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ रजिस्टिविटी रो। यहाँ पे क्वेश्चन में पी दिया है लेकिन रोज द्वारा रजिस्टिविटी को डिनोट किया जाता है। अ वायर ऑफ रजिस्टिविटी पी इज द स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट इज इट्स न्यू रजिस्टिविटी। बोला है कि वायर है, ठीक है, एक हमारा वायर है, ठीक है, जिसकी रजिस्टिविटी रो है, ठीक है, पी है। ठीक है, इस वायर को हम क्या कर देते हैं, खींच के लंबा कर देते हैं। जब हम लंबा कर देते हैं तो बताओ उसकी रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बता दूं, जो रो होता है, रजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मटेरियल की, यानी कि पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अगर रजिस्टिविटी चेंज होगी, रजिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब क्या होगा, मटेरियल चेंज हो। ठीक है, अगर मटेरियल चेंज नहीं होता है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, जबकि रेजिस्टेंस जो है उसकी लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो यही करने का मतलब ये है कि हमने तो बस खींच के लंबा किया है ना। जब खींच के लंबा किया तो मटेरियल तो चेंज किए नहीं है। जब मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे लग रहा है इट्स रिमेन सेम बिकॉज रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक है, जो हमने बताया आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर। बोला है कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम, यानी कि जीरो होता है। ठीक है, जीरो मान लिया जाता है। ठीक है, जीरो मान लिया जाता है उसको। ठीक है, देखो जीरो इस वजह से होता है कि अगर अमीटर के कुछ रेजिस्टेंस होंगे तो वो सही से, अगर उसका रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लगाते हैं अमीटर को सीरीज में, जब उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ करंट उसमें जाएगा भी। ठीक है, अब सीरीज में जोड़ रहे हैं, मान लो कि सीरीज में हमारा एमीटर जुड़ा है, देख सीरीज में एमीटर और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी जुड़ा है। अगर इसमें कितना करंट जा रही है, इसका भी अगर कुछ रेजिस्टेंस होगा तो सही कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी ना। इस वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर वोल्टमीटर की बात की जाए तो वोल्टमीटर में क्या होता है, पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है, बहुत ही। वोल्टमीटर का जो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी पोटेंशियल बोल रहा था, जो रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि वो अच्छे से क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके, यानी कि वोल्टमीटर हमारे जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज लगाना है, ठीक है, वी है वोल्टेज मेज़र करने की, कितना इसमें वोल्टेज जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा इसका रेजिस्टेंस, तो करंट इसमें भी जाएगी। देखो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है,
जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें जाएंगे, तो V बराबर I इंटू R होता है ना। तो ज़्यादा से अगर टोटल करंट इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें करंट जाएगी नहीं, नगण्य के बराबर जाएगी, नेग्लिजिबल करंट जाएगी, तो टोटल करंट इसमें जाएगी, तो मेजरमेंट करने में क्या आसानी होगी। अगर यही इसमें कुछ करंट जाने लगी थी तो इसमें करंट कुछ कम जाएगी, जब इसमें कुछ करंट कम जाएंगे तो V बराबर I लगाएंगे तो गलत आएगा ना, इस वजह से। ठीक है भाई, ये आप 12th में जब जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बस इतना आप याद रखिए कि जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा किसी सीरीज में क्या होता है, किसी सर्किट में क्या होता है, पैरेलल में लगता है और उसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। आमीटर क्या होता है, आमीटर के जो आमीटर क्या होता है सर्किट में क्या होता है, सीरीज में लगती है और उसके जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन पे। बोला है कि हाउ डज यूज द फ्यूज वायर प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए हम फ्यूज़ का प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है कि हम फ्यूज़ का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो लगाते हैं हमारे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्यूज़ एक ऐसा एलॉय होता है। ठीक है, किसका एलॉय होता है, जिंक का। ठीक है, जिंक कह रहे हैं यार, एसएन होता है यार, एसएन। टीन और लेड का होता है, एलॉय होता है। ठीक है, इनका मिक्स करके बनाया जाता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। जब हम सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो जब करंट बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हम फ्यूज जो होता है, हमेशा ध्यान रखिए, फ्यूज जो होता है हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। ठीक है, जब आपके घर में वायरिंग होती है तो फ्यूज जो लगता है ना वो हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। ठीक है, देखो सीरीज में क्या क्यों लगता है, अगर सीरीज में लगाएंगे, अगर यहाँ पे अगर फ्यूज हमारा ख़राब हो जाता है, फ्यूज अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जब फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाएगा यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो आगे करंट जाएगी नहीं, हाई करंट। जब हाई करंट जाएगी नहीं तो हमारी जो डिवाइसेस जो लगी हैं, अप्लायंस जो हम लगाए हैं, वो क्या होंगे, ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से फ्यूज करते हैं। तो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज। ठीक है, एंड फ्यूज वायर गेट्स मेल्टेड। ठीक है, इन दिस in turn prevent the flow of the current in the another circuit of a house and thus save electric appliance। सिंपल सी बात है। देखो आप CBSE बोर्ड वाले आप अच्छे से इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर रिव्यू बोर्ड वाले हैं तो सिंपल सी बात है, बस आप ये लिखिएगा कि किसी भी सर्किट में जब हाई करंट फ्लो करती है तो अगर हमारा फ्यूज जो होता है, फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। वो फ्यूज जो होता है पहले ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण आगे करंट, हाई करंट नहीं जा पाती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, अप्लायंस क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, जितने भी हमने डिवाइसेस लगाए हैं, पंखा, टीवी, कूलर या कोई भी चीज़ें, ऐसी जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं वो क्या होती है, ख़राब नहीं होगी। या बल्ब, ज़्यादातर बल्ब फ्यूज हो जाते हैं ना घर के, जब तेज बोलते हैं ना कि अरे लाइट तेज हो गई है, तो लाइट तेज का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या होता है, डिवाइसेस ख़राब हो जाएंगी ना। ठीक है, अब इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब अलाउ 10 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन द कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए बोला है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन द अलाउ द 10 एम्पियर करंट व्हेन द कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट। क्या करता है कि जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब से 220 वोल्टेज देते हैं तो उसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। तो बताओ कि उसका रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है, हमें आई दे दिया कितना, 10 एम्पियर, और वी दे दिया है कितना, 220। तो वी बराबर आई आर आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ। ठीक है, आई बराबर 10 एम्पियर दे दिया है और वी बराबर 220, और वी बराबर आई आर होता है, तो वी की जो वैल्यू रखो 220 और आई की वैल्यू 10 गुणे आर। तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 0 कटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 ओम। ठीक है, यानी कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है 22 ओम है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, अब इसे पहले खुद से सॉल्व करिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मस्त मस्त। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आते हैं, इतना छोटा छोटा नहीं आता है।
ठीक है। ठीक है, आइडेंटिफाई द वी आई ग्राफ फॉर द ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, देखिए ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल्स, ठीक है, क्या होते हैं। ठीक है, ओमिक मटेरियल्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे वी बराबर है, जैसे वोल्टेज बढ़ा या करंट बढ़ रही है। ठीक है, वो क्या होता है ओमिक लॉ, जैसे कि हमारा कोई भी कंडक्टिंग वायर हो गया। ठीक है, ये सब क्या होंगे कंडक्टिंग वायर, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है हमारे ओमिक ओमिक मटेरियल्स। और नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि उनका जो ग्राफ होता है वी आई ग्राफ जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जबकि ओमिक रेजिस्टेंस का ओमिक मटेरियल का जो वी आई ग्राफ होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ओमिक वी आई ग्राफ जो होता है वी और आई का देखो ऐसे, और स्लोप क्या ना करता है, स्लोप क्या बताता है, स्लोप जो होता है टेन थीटा बताता है, यानी टेन थीटा इक्वल रेजिस्टेंस को बताता है वी अपन आई। ठीक है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक वाले कौन से हैं, नॉन ओमिक्स देखो 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 स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो झुक गई है, ये नॉन ओमिक का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा ओमिक मटेरियल एग्जांपल कौन है, कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, नॉन ओमिक की वजह से डायोड है, ट्रांजिस्टर है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, और भी चीज़ें जो होंगी। ठीक है, दो बोला है तो हमने कर दिया, वन एग्जाम्पल हम तो दो लिख दिए। ठीक है, अब इसे देख लीजिए भाई, ये सब चीज़ें जो आपको दिख रहा है ग्राफ ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्या किया करवा दिया। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, जो हमने पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक है, ठीक है, उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने ये डिफाइन अ टर्म बोल्ट, ये भी 2 नंबर का। ठीक है, बोल्ट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो बोल्ट को डिफाइन करने का वी बराबर होता है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू होता है। इसे 1 बोल्ट करना है, इसका क्या बोल्ट होता है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है वर्क डन, और क्या है चार्ज है। ठीक है, चार्ज होता है। ठीक है, अब बताएं कि ये हमें क्या करते हैं, वी बराबर 1 जूल ये करते हैं और 1 कूलम ये करते हैं, तो कितना होगा 1 वोल्ट हो गया। जूल प्रति कूलम क्या होता है वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट। तो कैसे हो गया, इसका डिफिनेशन कैसे होगा, जब हम 1 कूलम चार्ज को, ठीक है यूपी बोर्ड वाले, जब हम 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं, तब हम जब 1 जूल का कार्य करते हैं तो हमारा जो वोल्ट होता है वो 1 वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वही हमने क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज सेड टू बी द 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन to move 1 coulomb of charge from the one point to the another point in a electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ तभी तो फोर्स लगे उसी के, और उतने लेके जाओगे वर्क डन करोगे। ठीक है, चलिए 5वां ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 5वां है एंड रेजिस्टेंस ईच एन रजिस्टर्ड ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज एंड देन इन द पैरेलल। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सिंपल सा ये बोला है कि देखो यहाँ पे हम करते हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ठीक है, बोला है ना कि एन रजिस्टर्ड है। ठीक है, एन रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, उनको पहले सीरीज में जोड़ा गया, फिर पैरेलल में जोड़ा गया। एन को एन रेजिस्टेंस सीरीज में और एन रेजिस्टेंस पैरेलल में, और अलग अलग जोड़ा गया। फिर उनको क्या किया गया, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में एन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे आर आर आर, ऐसे ऐसे एन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, सीरीज में तो सीरीज का फार्मूला आर इक्विवेलेंट कितना होता है हमने बताया सब। ठीक है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस R1 R2 R2 वही सब आर से सेम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एन तक है ना, तो कितना होगा एन आर हो जाएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो गया एन आर। कितना ये वाला सीरीज वाला, ठीक है सीरीज वाला है। उसके बाद पैरेलल वाला बोलते हैं, पैरेलल कितना होगा 1/R इक्विवेलेंट, कितना होगा एन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका होता है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ऐसा ही आगे तक चल जाएगा, कितना हो जाएगा n/R। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल वाला कितना होगा
ये तो 1/n आ रहा है ना, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कितना होगा R/n। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बोला है कि रेशियो माने कि R इक्विवेलेंट सीरीज अपान R इक्विवेलेंट पैरेलल। ठीक है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है, इनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो कितना होगा, इसका हमने किया है NR हो गया, इसका कितना होगा R/n हो गया। तो R से R गया, ये ऊपर गया, तो कितना हो गया n² हो गया, यानी कि आंसर n²। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हमने जब आप वीडियो बना रहे थे ना तो वो गलत हो गया था। ठीक है भाई, इस वजह से आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। एलॉय आर यूज एंड द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। एलॉय आर यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस रेदर देन प्योर मेटल, गिव द रीजन। बोला है कि हम एलॉय का क्यों यूज करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करती है डिवाइसेस उसमें हम एलॉय मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, उसका रीजन बताना। तो आपको बता दूं, एलॉय जो होता है, ठीक है, एलॉय जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो उससे ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हमें हीट का काम भी है। ठीक है, और दूसरी बात है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही हाई होता है। वहाँ पे भी जो फ्यूज यूज हुआ था उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो थी, वो इस तरीके का मटेरियल यूज़ किया था। ठीक है, जिसका जहाँ पे यूज़ होगा उस हिसाब से बनाया जाएगा ना। ठीक है, वहाँ पे भी वो एलॉय, लेकिन जनरली जो एलॉय होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही हाई होता है, और ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी ये जलते नहीं है। माने जलने का मतलब है कि राख नहीं बन पाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते, कितना भी टेम्परेचर दो। ठीक है, तो बोला है एलॉय आर यूज, तो आंसर लिखते हैं एलॉयज आर यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस रेदर देन योर प्योर मेटल। और प्योर मेटल जो होता है, प्योर मेटल जो होगा, अगर प्योर मेटल का बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। हमें रेजिस्टेंस जब लो होगा तो क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो कम प्रोड्यूस होगी तो क्या जोड़ते हैं, और जाहिर सी बात है। और दूसरी बात है कि इनमें एलॉय जो होते हैं, और दूसरी ये चौथा बात है कि एलॉय जो होते हैं इनमें रस्ट जो है, रस्टिंग जानते हैं ना, बोलते हैं मूर्छा लगना। ठीक है, रस्टिंग जो होती है बहुत होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक जोक्स बताता हूँ, आप सोचेंगे क्यों नहीं होती है। ठीक है, एक तरीके मेरे बताने का तरीका ये है कि एलॉय में अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि किससे मैं रस्टिंग करूँ, ये तो सिंगल है भाई, नहीं तो डबल है, दोनों मार देंगे मुझको। ठीक है, इस वजह से ये भी नहीं करते इसके, क्योंकि इस साथ में दो लोग हैं। ठीक है, चलिए। तो हैंस द दैट विद प्रोड्यूस इन द एलॉय मोर ईवर एलॉय डज नॉट बर्न। ठीक है, और जो चीज़ें हमने बताया वही सब चीज़ें हमने लिखी यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने मस्त वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं टोटल अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे हमने किया है लेकिन थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं फिर वीडियो बना रहा था ना, तो इसमें क्या हुआ था, ये थोड़ी सी गलत हो गई, तो मैं सोचा कि दोबारा अच्छे से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए। लिखा है कि 2 मेटेलिक वायर A and B आर कनेक्टेड इन द सेकेंड वायर A has a length L and the radius R, while the wire B has a length 2L and the radius 2R. Find the ratio of the total resistance of series combination and resistance of wire A. सिंपल सा देखो, 2 वायर है, एक वायर ये है, ठीक है, और दूसरा वायर ये है। ठीक है, देखो हम मोटा बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों जुड़े हैं, ठीक है, इन्हें कनेक्ट किया जा रहा है ना। देखो बोला है कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्टेड इन सेकेंड वायर हैज़ अ लेंथ, और जैसे कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इसका बोला है, इसका जो लेंथ है L है और इसका लेंथ 2L है, और इसका रेडियस ये मोटा बना है, यानी कि इसका रेडियस 2R है, इसका रेडियस R है। ठीक है,
आप इसे समझिए, ठीक है। 2 वायर है भाई, समझिए थोड़ा सा, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस पहले लिखते हैं। R बराबर होता है रो L बाई ए, ठीक है। इसका कितना होगा, R रो 2L बाई ए क्या है, ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस वाले वायर का R बराबर हो गया रो L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, पाई R स्क्वायर होता है ना, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पाई, देखो ये पाई R स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना होगा, इसको R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं, ठीक है भाई। रो 2L बाई, इसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, पाई R की जगह पे क्या हो जाएगा, 2R है, 2R का स्क्वायर। इतनी तो मैथ आती है ना, क्योंकि आप 10th में आपने तो सब मेंसुरेशन पढ़ा है, ठीक है। चलिए, एक सर्किल का एरिया तो अब आपको पता ही होगा, सर्किल का एरिया कितना होता है, ठीक है। चलिए, अब R1 कितना होगा, रो L अपान पाई R स्क्वायर, इसको कर लेते हैं, R2 हो जाएगा 2 रो L अपान पाई 4R का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए, अब बोला है इन्हीं के कनेक्ट कर दिया जाए, तो देखो कनेक्ट हमने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। चलिए, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 बोलो रो L अपान पाई R स्क्वायर प्लस 2 रो L अपान 4 पाई R स्क्वायर। तो क्या कॉमन आपको मिला, 2 से 2 पहले काट लेते हैं, ठीक है। रो L अपान पाई R स्क्वायर कॉमन लेते हैं, रो L अपान पाई R स्क्वायर जब कॉमन लेंगे कितने, 1 प्लस 1/2 बचेगा, ठीक है। देखो सीरीज में हमने करे थे R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब बोला है कि R इक्विवेलेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। अगर R इक्विवेलेंट पूछा है तो ये भी आंसर हो गया ये, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है कि R इक्विवेलेंट और ये जो है ये मटेरियल है ना, ये A है और ये B है, ठीक है। A का रेजिस्टेंस और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो, A का रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो बताओ RA अपान R इक्विवेलेंट कितना होगा, बताओ, रो L अपान पाई R स्क्वायर अपान रो L अपान पाई R स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 प्लस 1/2, ठीक है। ऐसे ऐसे कट के कितना बचेगा, RA अपान R इक्विवेलेंट, ठीक है। आप इसे देखिए, ठीक है। कितना होगा, 2 1 3 2 3 3/2 हो गया, ठीक है। तो रेशियो कितना, RA अनुपाते RE कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे आपको देख लीजिए इसे, ठीक है भाई। वो कितना अच्छे सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी कराए हैं, ठीक है, आपसे देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार जाके, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R and 2R are connected in a parallel in a electric circuit. Calculate the ratio of the electric power consumed by R and 2R, ठीक है। आपने पढ़ा है फार्मूला एक, P बार होता है V स्क्वायर बाई R होता है, P बराबर होता है VI होता है, P बराबर होता है I स्क्वायर R, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा है, ठीक है। तो पहले हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। सर्किट हम बना लेते हैं, ये ऐसे रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा नहीं बनाया लेकिन सही है, ठीक है, समझने के इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ का R करते हैं, इसका कितना है, 2R बोला है। इनमें कितना पावर, ये रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वही हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाउंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आपको बता दें, यहाँ पे अगर वोल्टेज लगा तो जब पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम हो गया, यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे V हो गया, यानी कि ये वाला अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो सेटल होगा, क्योंकि आराम से कट जाएंगे। तो अगर P1 निकालते हैं तो कितना होगा,
वी स्क्वायर अपान आर, और P2 निकाल देते कितना होगा वी स्क्वायर बाई इस वाले का 2R। अब इन दोनों का रेशियो तो P1 अपान P2 कितना होगा V2 अपान वी स्क्वायर बाई वी अपान आर अपान वी स्क्वायर बाई 2R है। ठीक है, डिवाइड करो। ठीक है, कितना हो जाएगा P1 अपान P2 कितना होगा 2:1। ठीक है, इतना तक कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो ना, 2/1। तो P1 अनुपाते P2 कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे सब तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन और लाइए तो मैं लाऊंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, बाय।